बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने 73वें संविधान संशोधन के बारे में पढ़ा था। अपन ने जाना कि किस प्रकार से 73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण स्थानीय शासन को एक संवैधानिक मजबूत एक सुदृढ़ व्यवस्था दिलवाई। आज अपन पढ़ेंगे 74वें संविधान संशोधन के बारे में। देखिए 74वां संविधान संशोधन क्या कहता है। 74वां संविधान संशोधन शहरी निकाय हैं उनमें स्थानीय शासन की व्यवस्था करता है, यानी कि शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है हमारा 74वां संविधान संशोधन। जिस प्रकार 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज को एक महत्वपूर्ण स्थान संविधान में दिलाता है, वैसे ही हमारा 74वां संविधान संशोधन शहरी निकायों के स्थानीय शासन को एक महत्वपूर्ण स्थान संविधान में दिलाता है। ये भी निर्धारित करता है कि किस प्रकार इन निकायों के चुनाव होंगे, किस प्रकार कितना इनका कार्यकाल होगा, कैसे इनकी वित्त की व्यवस्था होगी और कौन कौन से विषय इनके क्षेत्राधिकार में आएंगे, इनकी शक्ति के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए जानते हैं अपन अपने 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में। इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग शामिल किया, वो था भाग 9 और इस भाग को नाम दिया गया नगर पालिकाएं। अधिनियम का जैसे ही ये अधिनियम बना तो भाग 9 नया भाग शामिल कर लिया गया और इस भाग का क्या नाम दे दिया गया, नगर पालिकाएं इस भाग का नाम दे दिया गया। एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन में अपन ने देखा था कि वहां नई अनुसूची जोड़ी गई थी, वो थी 11वीं अनुसूची और यहाँ जोड़ी गई है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में 18 विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है जो कि शहरी निकायों के अंतर्गत आएंगे। जिस प्रकार पंचायती राज को 29 विषय दिए गए थे, यहाँ शहरी निकाय को 18 ऐसे विषय दिए गए हैं जिनके ऊपर ये शहरी निकाय अपना कार्य करेंगे, अपनी शक्तियां इनको मिलेंगी और इनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे ये 18 विषय। 3 प्रकार की नगर पालिकाओं की बात इस संविधान के अंतर्गत की है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो भाग 9 है, जिसको अपन ने नगर पालिकाएं शीर्षक दिया है, 3 प्रकार की नगर पालिकाएं कहा गया है। पहली है नगर पंचायत। इसके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग राज्यों ने अपने हिसाब से अलग अलग नाम रखे हैं इन तीनों ही स्तरों पर। तो पहली जो नगर पंचायत होगी वो उन क्षेत्रों के लिए होगी जो क्षेत्र ग्रामीण से शहर में बदल रहे हैं, यानी कि ग्रामीण स्थानों से शहरी स्थानों में परिवर्तित हो रहे हैं। तो ऐसी जगहों को इन्होंने नगर पंचायत कहा है। दूसरा है नगर परिषद, ये है नगर पालिका परिषद, ये है छोटे शहरों के लिए और बड़े शहरों के लिए है नगर पालिका निगम, यानी कि जो अभी गांव हैं शहर में परिवर्तित हो रहे हैं उनके लिए नगर पंचायत हो गया, जो छोटे शहर हैं उनके लिए नगर पालिका परिषद हो गया और जो बड़े शहर हैं उनके लिए नगर निगम हो गया। अब देखते हैं हमारी भारतीय जनगणना के अनुसार शहरी इलाका किसे कहा जाता है। कौन से इलाके को हमारी भारतीय जनगणना में शहरी इलाके में माना गया है, शहरी इलाके में शामिल किया है। भारतीय जनगणना में शहरी इलाके की परिभाषा में कि कम से कम वहाँ की जनसंख्या 5000 व्यक्ति हो, यानी कि उस क्षेत्र में कम से कम 5000 लोग रह रहे हों और उनके जो जितने भी काम करने वाले व्यक्ति हैं उनमें से 75% व्यक्ति गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हों, यानी कि वो कृषि के अलावा अन्य कोई कार्य कर रहे हों, जैसे कि कोई उनकी दुकान हो सकती है, कोई उनका हाथ का काम हो सकता है, कोई भी अन्य काम वो कर रहे हों, कोई नौकरी कर रहे हों, गैर कृषि कार्य जो कर रहे हैं 75% व्यक्ति, तब वो जगह है, वो स्थान शहर के परिभाषा में आती है। जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत 400 व्यक्ति वहां रह रहे हों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 31% जनसंख्या है वो शहरों में निवास कर रही है, यानी कि भारत की 31% जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास कर रही है। आगे अपन देखते हैं नगर पालिकाओं की संरचना कैसी होगी। तो नगर पालिकाओं की संरचना के लिए यहाँ इन्होंने ये कहा है कि सभी सदस्य सीधे नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने जाएंगे। जिस प्रकार से अपन ने पंचायती राज में पढ़ा था कि तीनों ही स्तरों पर लोगों का चुनाव स्वयं जनता कर रही थी, प्रत्यक्ष रूप से कर रही थी, यहाँ पर भी चाहे नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका परिषद हो, चाहे नगर पालिका निगम हो, तीनों ही स्तरों पर चुनाव हैं वो स्वयं जनता करेगी,
प्रत्यक्ष रूप से करेगी, यानी कि यहाँ के जो भी इनके सदस्य हैं उनका निर्वाचन जनता द्वारा किया जाएगा। और प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को वार्डों में बांट दिया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष के निर्वाचन का तरीका है वो राज्य का विधानमंडल निर्धारित कर सकता है, यानी कि सदस्य तो चुनने का तरीका यहाँ इस अधिनियम में दे दिया कि सदस्य किस तरह चुने जाएंगे। जनता चुनेगी सीधे प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, लेकिन जो अध्यक्ष होगा, चाहे वो नगर पंचायत का अध्यक्ष है, नगर परिषद का अध्यक्ष है, तो इन अध्यक्षों का चुनाव किस तरह होगा, इस बात का कानून राज्य सरकार बनाएगी। ये बात राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दी गई। आगे अपन देखते हैं आरक्षण की व्यवस्था। तो जिस प्रकार 73वें संविधान संशोधन में आरक्षण की व्यवस्था है, वही लगभग वही वाली व्यवस्था यहाँ 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भी की गई है। नगर निकायों के अंतर्गत वही आरक्षण की व्यवस्था है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और महिलाओं को 1/3 आरक्षण। देख लेते हैं अपन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या और कुल नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है कि उस नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है और उसके अंदर एससी जो वर्ग है, एसटी जो वर्ग है, उनकी जनसंख्या कितनी है, उनका जो अनुपात है वही अनुपात उनकी सीटों का रखा जाएगा। महिलाओं के कुल सीटों का 1/3 सीटों पर आरक्षण प्रदान किया गया है। कुल जितनी भी सीटें हैं उनकी 1/3 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। उन सीटों पर महिलाओं का चुनाव होगा। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल भी पंचायत की राज की तरह ही, ग्राम पंचायतों की तरह ही 5 वर्ष होता है इनका कार्यकाल। और अगर उससे पहले विघटन हो जाता है, किसी भी कारण से भंग हो जाता है, तो 6 माह के अंदर अंदर दोबारा चुनाव करवाना आवश्यक होता है। अब देखते हैं राज्य चुनाव आयोग। जिस प्रकार से हमारे पंचायती राज के चुनावों का पूरा जिम्मा हमारे चुनाव आयोग के पास है, राज्य चुनाव आयोग के पास, वैसे ही नगर निकायों के चुनाव भी राज्य चुनाव आयोग ही करवाता है। राज्य चुनाव आयोग ही मतदाता सूचियां तैयार करता है, निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा करता है, मतदान केंद्रों की स्थापना करता है, अन्य विभागों से जो कर्मचारी हैं उनसे कार्य करवाता है। तो सारी की सारी शक्तियां यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती हैं निष्पक्ष स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव करवाने की, नगर निकायों के चुनाव करवाने की। निर्वाचन प्रक्रिया की देखरेख ये करेगा, नियंत्रण एवं निर्देशन और नगर पालिका के सभी चुनावों का प्रबंधन राज्य चुनाव आयोग के अधिकार में होगा। नगर पालिकाओं के चुनाव संबंधित मामलों पर राज्य विधानमंडल उपबंध बना सकता है। किस पर बना सकता है? नगर पालिकाओं के चुनाव संबंधी मामलों पर राज्य का जो विधानमंडल है वो उपबंध बना सकता है, कानून बना सकता है। अब बात करते हैं राज्य वित्त आयोग की। तो राज्य द्वारा 5 वर्ष के अंदर वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। वित्त आयोग है वो इन नगर निकायों के जो खर्चे हैं, जो आय है, इनका लेखा जोखा करेगा, इनका पुनरावलोकन करेगा और इनके सुधार के लिए, इनमें वित्त संबंधी जो समस्याएं हैं उनके सुधार के लिए और इसके द्वारा सुझाव दिए जाएंगे। देखते हैं अपन, राज्य वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष में नगर पालिका की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा, नगरपालिका की वित्तीय स्थिति सुधार के लिए आवश्यक सुझाव देगा। केंद्रीय वित्त आयोग भी राज्य में नगर पालिकाओं के पूरक स्रोतों की राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपायों के बारे में सलाह देगा। केंद्रीय वित्त आयोग भी सलाह देगा नगर पालिकाओं की जो संचित निधि है उसके स्रोतों में वृद्धि के लिए, लेकिन किस आधार पर देगा? राज्य वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए आधारों पर देगा, राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर देगा। यानी कि जो केंद्रीय वित्त आयोग है वो भी किसी प्रकार के सुझाव देगा तो वो भी राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही देगा। अब अपन देख लेते हैं एक बार 12वीं अनुसूची को, जो कि 74वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई है। इस 12वीं अनुसूची के अंतर्गत 18 ऐसे विषय हैं जो कि नगर निकायों को सौंपे गए हैं, जिनके ऊपर नगर निकायों को कार्य करना है, जिन विषयों के बारे में निर्णय लेने का नगर निकायों को अधिकार है। देखते हैं अपन वो कौन कौन से विषय हैं। सबसे पहला विषय तो है नगर योजना, उस नगर की योजना से संबंधित। भूमि उपयोग का विनियमन और
भवनों का निर्माण, आर्थिक और सामाजिक विकास योजना, सड़कें और पुल, शहर के अंदर सड़कों का विकास, सड़कें अच्छी हों, पुलों का निर्माण, घरेलू औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय, जल का आवंटन, जल दिया जाता है, घरेलू उपयोग के लिए जल है, औद्योगिक कार्यों के लिए जल है, तो जल का वितरण किस प्रकार किया जाएगा, इस बात का निर्धारण। लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंधन। आपने देखा होगा शहरों के अंदर जो ये नगर निकाय होते हैं वो साफ सफाई करवाते हैं, कूड़ा करकट इकट्ठा किया जाता है, तो ये कार्य इनका होता है। अग्निशमन सेवाएं, अगर कहीं आग लग जाए तो आग बुझाने के यंत्र हैं, अग्निशमन सेवाएं उनको बोलते हैं। तो इस तरह के अग्निशमन सेवाएं ये नगर निकायों के जिम्मे आती हैं। नगर वानिकी, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि, अपने नगर के अंदर वनों का रोपण करना, वन लगाना, वनों की रक्षा करना, पेड़ पौधों को बढ़ाना, पर्यावरण की रक्षा करना, समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण। ऐसे बहुत सारे नगर निकायों के अंदर झुग्गी झोपड़ी वाली बस्तियां अपने को देखने को मिलती हैं। तो बहुत वंचित वर्ग, गरीब तबका जो रह रहा है, तो उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास नगर निकायों को करने होते हैं। गंदी बहती और सुधार प्रेरण, गंदी नालियां बह रही हैं जो कि गंदगी, गंदा पानी है जो पूरे शहर का, उसका निकास की व्यवस्था करना और उसका उचित अपन कहें कि किस प्रकार से निस्तारण किया जाए, ये कार्य। नगरीय निर्धनता उन्मूलन, नगरीय सुख सुविधाओं जैसे कि पार्क, उद्यान, खेल और मैदानों की व्यवस्था। नगर में आपने देखा होगा पार्क होते हैं, खेल के मैदान होते हैं, तो इनकी व्यवस्था भी नगर निकायों के द्वारा की जाती है। पार्कों का रख रखाव है, वहाँ की साफ सफाई है, वहाँ के मरम्मत हैं, ये कार्य नगर निकायों के जिम्मे आते हैं। सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्य पक्ष आयामों की अभिवृद्धि, सौगाड़ना, सवदा है, दाह क्रिया, ये सारे के सारे कार्य नगर निकाय के आते हैं। कि जब मृत्यु हो जाती है तो कुछ जो अपन कहें कि समुदाय हैं उनमें शवों को गाड़ा जाता है, कुछ समुदायों में शवों को जलाया जाता है, तो इस तरह की व्यवस्था है वो नगर निकाय करता है। कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण। कांजी हाउस का नाम आपने सुना होगा, जो आवारा पशु घूमते होते हैं उनके लिए इस तरह की व्यवस्था की जाती है। पशुओं के विरुद्ध कोई क्रूरता है तो उसका निवारण यहाँ किया जाता है। जन्म मृत्यु से संबंधित महत्वपूर्ण सांख्यिकी, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये नगर निकायों द्वारा ही जारी किए जाते हैं और इनका लेखा जोखा नगर निकाय रखते हैं। जन सुविधाएं जैसे कि रास्ते में लाइट की व्यवस्था करना, सड़कों पर लाइट की व्यवस्था करना, जो ये सुलभ शौचालय हैं इनका निर्माण करना। तो इस तरह से पार्किंग स्थल, बस स्टैंड, पार्किंग स्थल आप सभी जानते हैं, गाड़ियां पार्क करने के लिए, खड़ी करने के लिए जगह होना, बस स्टैंड बनवाना, तो ये सारे काम नगर निकायों के जिम्मे आते हैं। वधशालाओं और चर्म शोधशालाओं का विनिमय, तो इस तरह से ये 18 विषय हैं जो कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगर निकायों को दिए गए हैं। नगर निकाय इनके ऊपर कार्य करते हैं, इनसे संबंधित शक्तियां, इनसे संबंधित अधिकार नगर निकायों के जिम्मे आते हैं। अब अपन लेते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है अपना कि 74वां संविधान संशोधन कितनी तरह की नगर पालिकाओं की संरचनाओं का उपबंध करता है। अभी अभी पढ़ा है अपन ने, 3 तरह की नगर पालिकाओं का उपबंध करता है। इन तीनों के बारे में आपको लिखना है। भारतीय जनगणना के अनुसार शहरी इलाके की क्या परिभाषा है, ये भी अभी अपन ने जाना है कि शहरी इलाके की क्या परिभाषा है। शहरी इलाका मतलब जहाँ 5000 से अधिक लोग रह रहे हों, 75% जो कामगार लोग हैं, काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो गैर कृषि कार्यों में जुड़े हुए हों, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व हो। तो इस तरह की बहुत सारी बातें अपन ने अभी पढ़ी थी कि वो शहरी जो है क्षेत्र है, शहरी इलाका है, उसकी परिभाषा में आते हैं। ये अपन को लिखने हैं। धन्यवाद।